जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई वापस से शुरुआत करते हैं आप सभी डेली स्टूडेंट के लिए आपका अगला प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर वाला। और प्रैक्टिस सेट ये 8वां होगा। 3/4/2024 का फर्स्ट शिफ्ट वाला ये पेपर है। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। हिंदी से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा हिंदी का, और बहुत आराम से आज का सेशन करेंगे। चूँकि कल वाला जो सेशन था थोड़ा लेट हो गया था, आप सब लोग कम्युनिकेशन थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, है ना। तो चलिए आज थोड़ा धीरे धीरे ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सेट लगाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि व्यंजन वर्ण के साथ या स्वर वर्ण या फिर व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे क्या कहते हैं। कहने का अर्थ, इधर कोई व्यंजन वर्ण ले लीजिए, इसके साथ या तो आप स्वर मिला लीजिए या व्यंजन मिला लीजिए, तो कौन सा विकार पैदा होगा। तो भाई व्यंजन के साथ आप या तो स्वर मिलाइए या व्यंजन मिलाइए, विकार कौन सा पैदा होगा। कहेंगे सर व्यंजन संधि ही बनेगा। कहीं पर एक जगह अगर व्यंजन आ गया तो वो व्यंजन संधि ही बना देगा सबको, समझ गए ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहेंगे सर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बने हुए एक नवीन या सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द जब मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, और उसका एक सार्थक शब्द यानी कि सार्थक शब्द होना चाहिए वो, मतलब उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो क्या कहेंगे, उसका आंसर होगा, कहेंगे सर उसको हम समास बोलेंगे। देखिए कई सारे स्टूडेंट संधि भी लगा दिए होंगे। देखिए संधि नहीं होगा आंसर, संधि क्यों नहीं होगा, मतलब कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसको हम संधि कहते हैं। यानी संधि में वर्णों का मेल होता है, समझ गए ना। जैसे भोजन जोड़ आलय, तो एक्चुअल में वहाँ पर क्या होता है, 9 में ओ आता है ना। और इधर आलय से हम लोग क्या उठाते हैं, आ उठाते हैं, तो प्लस मिला करके, यानी ये क्या है, एक वर्ण है ना, स्वर वर्ण है ये। तो वर्णों का मेल होता है संधि में। यहाँ पर कह रहा है दो या दो से अधिक शब्द के मेल से बनना चाहिए और सार्थक शब्द निकलना चाहिए, समास बोलेंगे उसको, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह क्या हो जाएगा। तो भाई मेरे यथास्थान का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा, कहेंगे सर स्थान के अनुसार है। यथास्थान का मतलब क्या होता है, स्थान के अनुसार। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी इसी प्रकार से पूछेगा, क्या स्थान के अनुसार, इसके लिए एक शब्द दीजिए, तो यथास्थान बोलेंगे उसको, ठीक। चलिए ये गद्यांश वाला है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है कि उपयुक्त गद्यांश में बताइए कि कौन सा शीर्षक होना चाहिए। अच्छा क्या दे रखा है गद्यांश, कहता है भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी और ब्रह्मपुत्र आदि जैसी नदियां जो है ये भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फल बहार भारत माता की उपहार है। कह रहा है कि प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। अब यहाँ पर कह रहा है कि बताइए शीर्षक क्या होना चाहिए। तो भाई इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, कहेंगे सर भारत माता ही शीर्षक सही रहेगा, है ना। सबकी प्रिय है भारत माता, तो वैसे भी शीर्षक भी यही। देखिए भारत माँ ठीक है, लेकिन माँ से भी ज़्यादा सटीक लगता है भारत माता कहने में, ठीक ना। तो ऑप्शन ए होगा आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। कहता है गैजेटेड के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा। गैजेटेड, कहेंगे सर इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, राजपत्रित उसको बोलते हैं, ठीक है, राजपत्रित, गैजेटेड। अगला यहाँ पर देखिए, कहते हैं कॉन्टेंजेंशियस एक्सपेंडिचर के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा। कॉन्टेंजेंशियस, क्या पढ़ेंगे इसको, कॉन्टेंजेंशियस, भाई यही तो पढ़ेंगे, इंग्लिश मेरा वीक है हल्का सा, है ना। तो इसका एक्सपेंडिचर का सही हिंदी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा, कहेंगे सर आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि आकस्मिक व्यय। जैसे अचानक कोई खर्च होता है ना, उसी को ये बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि टॉ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। भाई टॉ का उच्चारण कहाँ से होता है, कहेंगे सर मूर्धा से होता है, ठीक है, जिसको मूर्धन्य भी कहते हैं। तो ऑप्शन होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लगा रहे हैं ना सेट आप सभी लोग, आराम से हम बोल रहे हैं इसीलिए। देखिए कहता है भारतीय का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, बताइए। भारतीय का भाववाचक लगा लिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर बी आंसर हो जाएगा। माने कि थोड़ा सा और आपको डीप में जाके सोचना है। भारत का भारतीयता हो जाएगा। जैसे भारत का सिर्फ पूछता तब क्या होता, भारतीय हो जाता, लेकिन भारतीय का पूछ रहे तो भारतीयता बोलेंगे। थोड़ा सा और डीप में जाके, यहाँ से डीप में जाना है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। कहता है जहर उगलना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, बताइए। जहर उगलना सम्मानजनक बात करना तो होगा नहीं, जहर खाना भी नहीं होगा, अपमानजनक बात कहना। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है अशुद्ध वाक्य पहचानिए। गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, धीरे धीरे ध्यान से चलो, यह पुस्तक आपको कहाँ मिली। बताइए इसमें कौन सा वाक्य जो अशुद्ध आपको लग रहा है।
तो देखिए मेरे भाई, चलिए आप सभी लोग लगा लिए होंगे, इसका आंसर बताते हैं। ऑप्शन ए होगा, गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। आप या तो दर्शनीय हटा दीजिए या फिर देखने योग्य ये शब्द हटा दीजिए। आप क्या बोल सकते हैं इसको डायरेक्टली कि गया में कई स्थल देखने योग्य है, ये दर्शनीय हम नहीं बोलेंगे। और यदि आप दर्शनीय बोल रहे हैं तो फिर आप ये बोलिए कि गया में कई दर्शनीय स्थल है, और हैं होगा यहाँ पर इस प्रकार से हैं, तो फिर ये देखने योग्य शब्द नहीं होएगा। समझ गए ना, मतलब दर्शनीय का मतलब ही होता है देखने योग्य, तो फिर 2 बार लगाना जरूरी है तो है नहीं, है ना। तो ऑप्शन होगा आपका ए। कह रहा था शुद्ध कौन सा, यही वाला है। देखिएगा यहाँ पर कह रहा हुआ पहले से बहुत तेज दौड़ा, काले शब्द में कौन सा पदबंध है बताइए। काला शब्द कहने का मतलब इस वाले शब्द के बारे में बोल रहा है, काला शब्द ये नहीं समझिए। तो पहले से बहुत तेज, यहाँ पर सर्वनाम होगा नहीं और संज्ञा भी नहीं होगा। विशेषण, हाँ विशेषण हो सकता है। क्या है, कहता है बहुत तेज, लेकिन किसके लिए ये शब्द आया है कि दौड़ने के लिए, यानी दौड़ना क्या है, एक प्रकार का क्रिया है। तो हम ये बोलेंगे कि क्रिया विशेषण पदबंध है इसमें। ये बहुत तेज या पहले से बहुत तेज, ये क्या है, एक प्रकार का क्रिया विशेषण पदबंध है। चूँकि इसमें ये शब्द किसके लिए आया है, दौड़ने वाले शब्द के लिए आया है, तो क्रिया विशेषण पदबंध आपको लगाना है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कहता है आम खाया जाता है, कौन सा वाच्य है बताइए, लगाइए आंसर। आम खाया जाता है, तो देखिए इसमें कर्ता की प्रधानता, यहाँ पर कहीं कर्ता यूज हुआ नहीं है। कर्ता की प्रधानता कहीं दिख रहा है आपको। आम खाया जाता है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट यहाँ पर सर यूज किया गया है, और भाववाची तो होगा नहीं, तो कर्तरी और भाववाची तो नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर कर्मवाची, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में कहा गया है। बी आपका आंसर होगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊँ, ये कैसा वाक्य है। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी सही है, संयुक्त वाक्य है ये। कैसे, आप सभी को पिछले क्लास में बताए थे ना, कल के ही क्लास में, कि जैसे कि एक उपवाक्य ये हो गया और एक उपवाक्य ये हो गया, दोनों अलग अलग अर्थ निकलता है। आप मेरे घर आएंगे, एक वाक्य सही है। मैं ही आऊँ, ये भी एक वाक्य है। और बीच में या फिर और जैसे इन शब्दों से जब दोनों उपवाक्य को जोड़ दिया जाए तो संयुक्त वाक्य कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं वह क्या समझते हैं। तो शब्द को जैसे ही किसी ने कुछ बोला, हम उसका क्या समझते हैं, उसका अर्थ ही तो समझते हैं ना। अर्थ समझ में आया तो जानते हैं वो शब्द है, तो ऑप्शन होगा बी करेक्ट। अगला देखिएगा, यहाँ पर कह कि किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि अरे सूरज निकल गया है, तो सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता है तो यह कैसा अर्थ है, वाचक, व्यंजक या लक्षक, या इनमें से कोई नहीं। तो पिछले क्लास के अकॉर्डिंग यदि आप सभी लोग ध्यान से देखें पिछला क्लास, तो आपको आंसर मिल रहा होगा ना। उसको क्या बोलेंगे, व्यंजना शब्द शक्ति बोलते हैं, तो यहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे, व्यंजक बोलेंगे। मतलब एक अलग और विशेष अर्थ निकलता हो। जैसे कहता ना कि भाई शाम हो गई, शाम होने का मतलब क्या है, बच्चे सोचेंगे कि भाई मेरा सर आप छुट्टी दे दीजिए, शाम हो गया। कोई कहेगा शाम होने का मतलब ये हो गया कि भाई अब घर जाने का टाइम हो गया है। पशु पक्षी को घोंसला पकड़ने का टाइम हो गया है, तो कहने का मतलब उसका एक अलग अर्थ और मुहावरा जैसा अर्थ उसमें निकलता है। तो भाई तो ये कह रहा है कि कोई बहुत देर तक सोया हुआ है, उसको ये कह रहे सूरज निकल गया है, तो इसका मतलब क्या कि भाई बिछावन अब छोड़ो, बहुत टाइम हो गया ना। तो ये व्यंजक या फिर ये कहें कि व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। सी आपका आंसर होगा। अगला देखिएगा, कहते हैं जिसकी तुलना या समता किसी दूसरी वस्तु के साथ की जाती हो अलंकार में, उस तत्व को क्या कहते हैं। देखिए जिसकी तुलना किया जाए, यही नहीं कह रहा है कि जिसकी तुलना किया जाए उस तत्व को हम क्या बोलते हैं, किसी दूसरे के साथ जिसकी हम तुलना कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम उपमेय बोलते हैं। जिसका तुलना किया जाए उसको उपमेय कहा जाता है, और जिससे किया जाए माने उसको मान करके हम कर रहे हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, उपमान। माने जिसको मान करके तुलना कर रहे हैं वो दूसरी वस्तु क्या कहलाएगी, उपमान कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है जिसकी तुलना किया जाए, तो भाई जिसकी किया जा रहा है तुलना वो उपमेय कहलाएगा। ठीक है, और आपके बुक में आंसर ये गलत दे रखा है, उपमान दे रखा है, होता है मिस प्रिंटिंग वगैरह, तो आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए जिसकी शब्द किसके लिए आया, कहता है जिसकी तुलना किया जाए, तो भाई उस वस्तु को क्या बोलेंगे, कह रहा नहीं, आराम से पढ़िए। देखिए जिसकी तुलना या समता किसी दूसरी वस्तु के साथ की जाए उस तत्व को क्या कहते हैं, उस तत्व को मैंने कौन तत्व को, तो जिसकी तुलना किया जाए उसी के लिए नहीं कह रहा है शब्द। तो भाई जिसकी तुलना किया जाए उसको उपमेय बोलते हैं। ठीक है ना, तो आंसर गलत है बुक में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है जहाँ मानवेतर जड़ अथवा चेतनों में मानव जैसी हरकतों को आरोपित किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। माने इंसान के भावना वगैरह, जैसे निर्जीव या सजीव पदार्थ को लेकर के इंसान का यदि भावना कुछ वहाँ पर जताया जा रहा हो तो वहाँ पर होगा मानवीकरण अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा, कहेंगे सर मानवीकरण अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है दुख है जीवन तरु के मूल में अलंकार ढूंढिए कौन सा है। दुख है जीवन तरु के मूल, देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, आप लोग मानवीकरण लगा दिए होंगे, गलत है। आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कहिएगा सर कैसे,
दुख है जीवन तरु की मूल, मैंने तरु के पेड़ के जैसा जीवन का तुलना किया गया है और डायरेक्टली तुलना यहाँ पर किया जा रहा है। तो अलंकार कौन सा होगा? कहेंगे सर यहाँ पर है रूपक अलंकार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या करें, इसको थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं। देखिए कहता है रूपक अलंकार ढूंढिए। इस काले संकट सागर पर तरु चांद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, दीन बंधु दुखियों का दुख कब दूर करोगे। दिमाग लगाइए। देखिए इस काले संकट सागर पर, काला संकट सागर पर, मैंने संकट को किसके समान माना गया है? सागर के समान माना गया है। यहीं पर तो है रूपक अलंकार, ये बिल्कुल सही है। अच्छा अगला देख लेते हैं इस सब में कौन सा अलंकार है। चारों चंद्र की चंचल किरणें, देखिए चौ 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 देख रहे हैं, यानी कि सर यहाँ पर वर्णों की पुनरावृत्ति हुई है। कौन सा अलंकार होगा भाई मेरे? अनुप्रास अलंकार। देखिए यहाँ पर भी आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, यानी कि यहाँ पर बातें बढ़ा चढ़ा करके कही गई है। यहाँ पर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा? अतिशयोक्ति वाला। और यहाँ पर देखिए दीन बंधु दुखियों का दुख कब दूर करोगे, देख रहे हैं दो दो का उच्चारण कितना बार हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? वही अनुप्रास अलंकार यहाँ पर भी हो जाएगा। तो इन सबों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करें, कहता है मानव भीत, मानव मिल गया सर, शब्द मिल गया है। यहाँ पर अलंकार भी पूछ रहा है, तो बताइए कौन सा अलंकार होगा? चलिए लगा लिए। कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, बता चुके हैं, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। अगला देखिएगा, मैं निज रोदन में राम लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, बताइए तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? बिल्कुल, जो भी मेरे भाई ईमानदारी से यहाँ पर विरोधाभास अलंकार लगाए हैं वो बिल्कुल सही है। जिसका गलत हो गया वो गलत रहने दीजिएगा। देखिए मैं निज रोदन में राम लिए फिरता हूँ, मैंने जब आदमी रोता है उस समय राम याद नहीं आता है, और फिर भी कह रहा है कि निज रोदन में राम लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में, वाणी जब शीतल हो तो फिर कहता है उसमें आग लिए फिरता हूँ, मतलब नहीं देख रहे हैं कि विरोध का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर, तो विरोधाभास होगा, सी आंसर होगा आपका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है भगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो इसका ट्रिक तो आप सभी को बता दिए हैं, शब्द बस याद रखिएगा। चलिए हम बता भी देते हैं कौन सा होगा, उसके बाद आप लोग आंसर अपना लगा लीजिएगा। या माँ, पहले या लगाना है, ठीक है, या माँ, फिर ता, फिर लगाना है रा, फिर जा, फिर लगाना है भा, फिर लगा है न, फिर लगाना है सौ, और फिर लास्ट में लगाना है लौ और फिर भा। ये जो ना वर्ण याद रखिएगा ये वाला, इसी पे बनेगा इस प्रकार का क्वेश्चन। किसका पूछ रहा है? कहता है भगन का बताइए। देखिए भौ कहाँ पर है? या मा ता रा जा भा, देखिए यहाँ पर है भौ, तो यहाँ से पकड़ करके तीन को लीजिए। तो भा में कौन सा लगा हुआ है? भौ में सर आकर लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर तो गुरु वर्ण है सर, यानी बड़ा वाला मात्रा है ना गुरु वर्ण। बाकी 9 और 100 में ये सिंपल वर्ण है, यानी इसमें गुरु वर्ण नहीं लगा, आकर वगैरह कहीं नहीं लगा, तो इसको क्या बोलेंगे? लघु वर्ण बोलेंगे। तो एक गुरु वर्ण और 2 लघु वर्ण, जिसका पूछे वहाँ से 3 को पकड़िए। तो एक गुरु और 2 लघु वर्ण, गुरु वर्ण को ऐसे दिखाते हैं और लघु वर्ण को इस प्रकार से दिखाते हैं। तो ऑप्शन होगा कौन सा? कहेंगे सर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक जगन, एक तगन, एक जगन, फिर एक रगन, यानी कि जगन तगन जगन रगन के कुल मिलाकर के 12 वर्ण होते हैं। मैंने एक बार जगन तगन जगन रगन, फिर जगन तगन जगन रगन, जगन तगन जगन रगन, माने कि इस प्रकार से टोटली 3 बार, तो कुल 12 वर्ण कौन से वर्णिक छंद में ये होते हैं? तो कहेंगे सर ये वंशस्थ में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं काव्य गुणों में राजा किसे माना गया है? काव्य गुणों में किसे राजा माना गया है? तो भाई मेरे प्रसाद गुण को काव्य गुणों का राजा माना गया है, बी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं क्या कहलाता है? बता चुके हैं ये तो भाई, चलिए संचारी भाव कहते हैं उसको, है ना, ये तो पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, साइंस से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कृमिनाशक या फिर ये कहें कि कीटनाशक के रूप में किया जाता है, क्यों किया जाता है ये पूछ रहा है, बताइए। नीम के रस में अजाडिरोक्टिन नामक तत्व पाया जाता है जो एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है, क्या इस वजह से, या यह अन्य कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावी है, या प्राकृतिक में बहुत तेजी से क्षय या फिर नष्ट होता है, या इसके उत्पादन की दर अधिक नहीं है इस वजह से? तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर बिल्कुल ऑप्शन ए ही सबसे सटीक लग रहा था, तो यही याद रखिएगा। ठीक है ना, इसके रस में अजाडिरोक्सिन नामक तत्व पाया जाता है जो एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है, आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फिनोफ्थिलीन जो होता है इसका रंग कैसा होता है? यानी कि नॉर्मल जब ये एसिड के रूप में रहता है फिनोफ्थिलीन, तो इसका रंग कैसा होता है, कलर?
तो कहेंगे सर इसका कलर ना उस समय रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता है उसमें ना, बी आंसर होगा, पानी की भांति कोई कलर ही नहीं होता है उसमें। अगला देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से तत्वों का वर्गीकरण वर्तमान में इसका क्या आधार है। जो हम लोग तत्वों का वर्गीकरण जो अभी हम लोग पढ़ते हैं उसमें किसको आधार मान करके तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। तो कहेंगे सर ऑप्शन होगा बी करेक्ट, तत्वों की परमाणु संख्या, ऑप्शन होगा बी करेक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से अधिक संयोजकता वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, लगाइए आंसर। निम्नलिखित में से कौन अधिक संयोजकता वाला तत्व है। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर आंसर जो भी सी लगाए हैं आप सही है, ठीक है, सी बिल्कुल सही होगा। जैसे कॉपर का परमाणु संकेत क्या होता है, Cu होता है, और इसका जब आप संयोजकता निकालिएगा ना तो +1 भी निकलता है, +2 भी निकलता है कॉपर वाला। उसी तरह से आयरन का निकलता है, आयरन को हम लोग Fe से डिनोट करते हैं, इसका +2 और +3 2 संयोजकता होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी एक से अधिक विकल्प सही है, ए और बी दोनों यहाँ पर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है, बताइए। एकल झिल्ली से, तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल झिल्ली से घिरा होता है, क्लोरोप्लास्ट ये भी डबल झिल्ली से, न्यूक्लियस ये भी डबल झिल्ली से घिरा होता है, लाइसोसोम ये केवल एकमात्र एक झिल्ली से ही घिरा हुआ होता है, एकमात्र ऐसा कोशिकांगक है जो कि एक ही झिल्ली से घिरा हुआ होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, कहेंगे सर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे छोटा कोशिकांगक होता है ना जी, लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन, और यदि पूछा जाए कि आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है पत्ती के किनारों के साथ साथ पानी का जो बूंद है वो बाहर निकलना क्या कहलाता है। तो बता चुके हैं गुटेशन बोलते हैं उसको, या फिर उसी को हम लोग बिंदु श्रवण कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। गुटेशन तो इंग्लिश नाम है, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, बिंदु श्रवण कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं। तो कीटनाशक कहने का मतलब जो कीटनाशक दवा किसी कीट के ऊपर पड़ता है तो उसका जो है तंत्रिका तंत्र डैमेज हो जाता है और वो मर जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन आपका सी, ठीक। चलिए, कहता है फलों को पकाने के लिए किस पादप हार्मोन को हम लोग यूज करते हैं, कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है। चलिए लगा लिया आंसर, बिल्कुल एथिलीन हो जाएगा। जो भी मेरे भाई ए लगाए हैं आप सही हैं, एथिलीन। C2H5 ये सॉरी H5 नहीं H4, C2H4 यही होता है ना फार्मूला जी इसका, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिएगा, ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज होगा, दाने लगाएंगे। तो कह रहा है कि इस पुस्तक को किसने लिखा है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चलिए लगा लिए, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहेंगे सर डार्विन ने। डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन, क्या नाम हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन चाल का मात्रक जो नहीं हो सकता, चाल का मात्रक इनमें कौन सा नहीं हो सकता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा, अगर ये आंसर आप लोग लगा लीजिए। देखिए तो कहेंगे सर किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, मीटर प्रति सेकेंड, तो ये भी सही है, मीटर को प्रति सेकेंड, ठीक है। सेंटीमीटर ये भी दूरी है, और प्रति सेकेंड ये भी हो सकता है। अगला देखिए सेकेंड प्रति मीटर, उल्टा कर दिया गया, ये नहीं होगा। मीटर प्रति सेकेंड भले हो सकता है, ये वाला हो सकता है मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड प्रति मीटर ऐसा नहीं होता है। जब भी होगा पहले दूरी होता है फिर जो है सेकेंड होगा। तो आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। कहता है कौन सा नहीं हो सकता, तो यही डी वाला नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है चंद्रमा के सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हों, तो बताइए क्या होगा ऑप्शन। किसी भी क्षण उसका वेग समान हो, जैसे चंद्रमा की ये सतह है, ठीक है मान लीजिए, और यहाँ से कोई दो वस्तु गिरा रहे हैं, अलग अलग द्रव्यमान का है। तो एक मानते हैं यहाँ पे रुई है और एक मानते हैं कि इतना बड़ा पत्थर है। तो बताइए कौन उस स्थिति क्या होगा। कहता है किसी भी क्षण उसका वेग समान होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, या उनका त्वरण अलग अलग होगा, या उन्हें समान परिणाम की बल की अनुभूति होगी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, कहेंगे सर ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। अब कहिएगा ऑप्शन ए का क्या मतलब, किसी भी क्षण उसका वेग समान होगा। कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा पर तो इतना पता होगा आप सभी को, वहाँ पर हवा नहीं है, यानी कि वायुमंडल वहाँ पर नहीं है। तो आप चाहे वहाँ पर रुई गिराइए या पत्थर, एक साथ दोनों को छोड़िएगा ना, तो यहाँ पर मतलब कि चंद्रमा की सतह पर, जमीन पर एक ही साथ दोनों वस्तु पहुँचेगा। ऐसा नहीं कि रुई भाई ऊपर ही लटका रहेगा, वो धीरे धीरे आएगा, और पत्थर है तो तुरंत गिर जाएगा, वहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है। समझ गए ना, क्यों नहीं होता ऐसा, तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल कहने का मतलब वहाँ पर निर्वात की अवस्था है, ठीक है ना। तो प्रेशर, हवा डालने वाला प्रेशर रहेगा तब ना, कि भाई हवा इसके ऊपर प्रेशर डाला तो थोड़ा सा ऊपर रह गया, ये भारी है तो नीचे तुरंत आ गया। तो वहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं होता है, दोनों एक ही साथ गिरता है। वो ये कह रहे हैं उसका वेग क्या होता है, समान होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कहता है कि एक पारा बैरोमीटर में यदि पारामीटर में पारा युक्त ट्यूब झुकी हुई हो तो क्या स्थिति होगा।
पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगी, पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान रहेगी, या पारा स्तंभ की लंबाई ट्यूब में बढ़ जाएगी, या एक से अधिक विकल्प सही है। देखिएगा यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान रहती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है ध्वनि तरंगे सर्वाधिक जो है कि ना सबसे तीव्र गति से किस में गमन करती है, ठोस, द्रव, गैस या निर्वात में। तो भाई ध्वनि तरंग है, इसको गमन करने के लिए एक ठोस अवस्था चाहिए, है ना, ठोस में सर्वाधिक तेज गति से। और किसमें, ठोस में भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन बता चुके हैं बहुत बार, इस्पात में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो कहेंगे सर जी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है ओजोन परत में छेद के लिए कौन सा मुख्य गैस उत्तरदायी है। ओजोन परत में छेद के लिए कहेंगे सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, कल भी बता चुके हैं। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो कहेंगे सर इसका जोहान्सबर्ग आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, याद रहेगा ना, जोहान्सबर्ग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ऊर्जा है, बताइए जीवाश्म ऊर्जा इनमें कौन सा है। तो भाई मेरे कोयला क्या हो जाएगा, जीवाश्म ऊर्जा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर क्या करें, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसको बनाना है, न्यूमेरिकल का सवाल है। कहता है किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो 10⁻20 है सर। कह रहा है चालक के प्रवाहित धारा का मान बताइए। लगाइए आंसर आप सभी लोग, आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से बनाइए और फिर आंसर लगाइए। देखिए इसमें यदि जिसको नहीं पता हो बता देते हैं, फार्मूला लगेगा ये वाला, धारा वाला, I है ना बराबर क्या होता है Q/T, ये फार्मूला आपको लगाना है, लगाइए। चलिए उम्मीद है बन गया होगा आप सभी से, यानी वीडियो को पॉज करके बना लिए होंगे। हम बनाते हैं, देखिए क्या कह रहा है, धारा ही तो पूछ रहा है ना, कहता है प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा। दिमाग लगाइए, धारा का सूत्र सर होता है Q/T। Q यहाँ पर क्या दिखाता है, मतलब इसमें आवेश दिखाता है। Q को हम लोग कूलम से, आवेश को हम लोग कूलम में मापते हैं। तो खैर ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता दी। पूछा जाता है कि आवेश को किस में मापा जाता है, कूलम में। अब यहाँ पर आप दिमाग ये लगाइए कि ये है सर Q माने है सर आवेश, तो आवेश का मान होता है क्या, N/E। यहाँ पर एक्चुअल फार्मूला ये वाला होगा, I बराबर ये वाला, समझ गए, यानी Q का भी मान क्या होता है, N मल्टीप्लाई E होगा। N क्या सर यहाँ पर दिखाता है, कहता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दे रखा है, कहेंगे सर 10⁻⁻ कितना 20। और यहाँ E क्या दिखाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ये हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जो होगा उसमें गुना कर देंगे तो पूरी तरह से आवेश का मान निकल जाएगा ना, इसलिए सीधा लिख दिया जाता है फॉर्मूला Q। समझ गए ना। तो चलिए इसको आप आराम से हम लोग बनाते हैं। तो Q का मान क्या हो जाएगा, I बराबर लिखिएगा। तो Q का मान क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 10⁻20 इंटू करेंगे क्या इसमें, यानी इलेक्ट्रॉन का मान कितना, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। और बटे में क्या कर दीजिए नीचे, तो कहेंगे सर T दे देंगे। T का कितना कह रहा है, कि देखिए किसी चालक से प्रति सेकेंड, यानी समय दिया है 1 सेकेंड, तो सेकेंड को सेकेंड में ही लिखा जाता है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका पूरी तरह से, है ना, फॉर्मूले के ऊपर हम रख दिए। अब 1 से भाग देंगे तो ऊपर तो वही होगा, तो 1 यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर इसका कोई विशेष अर्थ रह नहीं जाता है। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए, यहाँ पर है 10⁻20, यहाँ पर है 10⁻−19, और मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा सर, जब आधार सेम रहता है, मैथ का नियम है घातांक करने में, क्लास 7th में ही आप सभी लोग पढ़ लिए होंगे। क्या होगा, 20 में से 19 बस घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 10 सिर्फ बचेगा, यानी 10⁻1 बचेगा। तो 1 लिखिए ना लिखिए एक ही बात है। और गुना क्या करना है, ये देखिए 1.6 अभी गुना करना रह गया है, तो 1.6 इसमें गुना करेंगे। जब गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 160, और एक अंक के बाद बस दशमलव दीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या निकल गया, जब दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू रहता नहीं, तो कहेंगे सर 16 आंसर हो गया। 16 क्या कहता है, एम्पियर होगा ना भाई मेरे, 16 एम्पियर, चूँकि विद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, समझ गए ना आराम से। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अब कैसा लग रहा है क्लास, आराम से पढ़ा रहे ना। अब ज़्यादा, अब देखिएगा कई सारे स्टूडेंट ऐसा हो गए जो कमेंट करेंगे कि सर अब इतना आराम से भी नहीं बोले थे, भाई समझाना भी तो है ना। तो देखिएगा, चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन पर आइए। कहते हैं विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, कहेंगे सर वोल्ट मीटर का। विभवांतर यदि मापना हो हमें तो हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो आप सभी को बता दिए। आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, या फिर गैल्वेनोमीटर भी विद्युत धारा का ही छोटा छोटा मान मापने के लिए यूज करते हैं। अगला देखिएगा, कहता है लेंस का फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा, लेंस का सूत्र क्या होता है। तो कहिएगा सर जी आंसर यहाँ पर
ए हो जाएगा। ठीक है, 1/v माइनस 1/u, अब बराबर क्या हो जाएगा 1/f, यानी 1/f का ये फार्मूला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये यही चीज़ें कई बार 1/f इस प्रकार से हम लोग तो ऐसा ही यूज करते हैं, 1/f उसके बाद 1/v माइनस 1/u ये होता है। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, बराबर के पहले इधर उधर कहीं भी करी कोई दिक्कत नहीं, बस माइनस का जिसका है उसके साथ रखना है। देखिएगा यहाँ से हम लोग जीके इसको कवर करते हैं। कह रहा है क्या सवाल, कहता है उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? तो कहेंगे सर आंसर डी हो जाएगा, बार्थोलोम्यू डियाज ने। बार्थोलोम्यू डियाज आपका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है चुरामन राय जो है ये किस विद्रोह से संबंधित है? बताइए, चुरामन राय भाई मेरे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा ए, यानी कि चेरो विद्रोह से संबंधित है ये चुरामन राय। ए सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? बताइए, लगाइए आंसर आराम से। तो बिल्कुल कहेंगे सर 1 साल का होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। रॉलेट कानून को किस वर्ष पारित किया गया था? लगाइए आंसर आराम से। बिल्कुल कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। यहाँ पर 1919 में पारित होता है। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून कहते हैं उसको। बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? बताइए, चलिए लगा लिया आंसर। तो कहेंगे सर बंदी जो आंदोलन है ये कहाँ पर हुआ था? सी, यानी कि इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, कहता है ला नीना जो है ये किस महासागर में उत्पन्न होता है? ला नीना एक प्रकार का ये पानी का विक्षोभ है ना। ला नीना ये किस महासागर में उत्पन्न होता है? तो कहेंगे सर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में ला नीना। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, कहता है ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टाई क्षेत्र में बाढ़ आने का क्या वजह है? यानी बर्फ़ के जो बड़े बड़े मैदान होते हैं उसको ग्लेशियर बोलते हैं, तो वो पिघलने लगता है और डेल्टाई क्षेत्र में बाढ़ आता है, इसका क्या वजह है? कौन सा प्रदूषण? तो कहेंगे सर वायु प्रदूषण की वजह से ऐसा होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, इसको थोड़ा और छोटा कर लें क्या? चलिए, कहता है भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो कहेंगे सर इसके लिए भारतीय खाद्य निगम एजेंसी जो है जिम्मेदार है, वही ये सब करती है ना। भारत में खाद्यान्न की खरीद हो या फिर बांटना वगैरह या वितरण करना हो या भंडारण करके रखना हो, है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है, कहता है लौह अयस्क को गलाने के लिए कौन सा धातु कर्म वाला कोयला इस्तेमाल करते हैं? यदि लोहा के अयस्क को गलाना है, उसमें से लोहा निकालना है, तो कौन सा, है ना, किसी न किसी से उसमें उष्मा देना ही होगा उसको गलाने के लिए, तभी तो उससे अलग करेंगे ना। तो उष्मा देने के लिए हम लोग बिटुमिनस कोयला का इस्तेमाल करते हैं। अब चूँकि हम लोग एंथ्रासाइट भी कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा उष्मा देता है, सबसे सर्वोत्तम कोटि का, उच्च कोटि का कोयला ये इसी को माना जाता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो इससे हल्का सा लो प्राइस में आ जाता है कौन सा? बिटुमिनस, है ना। सबसे पहले एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीट। इसी प्रकार से कोयले का क्रम है। सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला पीट ही होता है ना, खराब क्वालिटी का। तो एंथ्रासाइट ना लेकर के हम लोग बिटुमिनस ज़्यादातर बिटुमिनस ही इस्तेमाल होता है व्यापारिक दृष्टि से, क्योंकि ये थोड़ा सा लो प्राइस में आ जाता है और ठीक ठाक उष्मा ये भी दे देता है। तो बी आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर कहता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो अच्छे से पता होगा आप सभी को, सुंदरलाल बहुगुणा आंसर हो जाएंगे सर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? याद रखिएगा खनिज तेल के लिए। खनिज तेल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? मुंबई हाई। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई सारे एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में तो पूछा ही किया है। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? क्या बात है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहेंगे सर उमलिंग ला दर्रा, जो कि लद्दाख में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अब तक तो ये आप सभी को पता चल गया होगा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कहेंगे सर अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि हमारे पृथ्वी में ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है, एक टाइम बाद ये खत्म हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं अनवीकरणीय। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। आइए अगला क्वेश्चन, कहता है समवर्ती सूची का जो प्रावधान है यह किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची जो हमारे संविधान में जोड़ा गया ना, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो मुख्य रूप से कितने अनुच्छेद हैं? कहेंगे सर बी आंसर हो जाएगा, 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी, जो भी मेरे भाई लगाए हैं सही हैं,
34 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन सी स्वतंत्रता जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो सरकार की आलोचना करने का आंसर आप सब लोग पहले लगा लीजिए, ठीक है, बताइए तब हम बताएंगे। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरकार की आलोचना करना, तो करते ही हैं हम लोग, है ना। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, देखिए यही वाला आंसर होगा। अभी कैसे होगा ये समझिए कि सशस्त्र विद्रोह कहने का मतलब आपको जैसे BSF बना हो या फिर आपको अदर जितने भी डिफेंस विभाग में जाना हो तो उसके लिए तो आपको प्रॉपर एग्ज़ाम देना होगा, क्वालिफाई करना होगा, उसका जो क्राइटेरिया है वो पूरा करना होगा, तब जा करके आप जो है एक जॉब पाते हैं। सशस्त्र विद्रोह में आप भाग ले सकते हैं, भले किसी देश के लिए लड़ाई हो, कहीं पर भी कोई भी लड़ाई छिड़ जाए, है ना। तो उसमें भाग लेने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉपर उसका जो है जो क्राइटेरिया वो आपको पूरा करना होगा। लेकिन सरकार की आलोचना करना तो करते ही है सब लोग। यहाँ पर करें सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, ये सबको प्राप्त है, हर कोई इसमें शामिल हो सकता है। संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध हर कोई करता है, यानी विरोध वगैरह स्वतंत्रता यानी कि ये आंदोलन वगैरह ये सब करने के लिए कोई क्राइटेरिया वगैरह की जरूरत नहीं होती है। तो आंसर क्या होगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कहता है कि निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का जो निर्माण होता है या लागू वगैरह करना होता है, ये इसकी घोषणा कौन करता है। तो कहिएगा सर निर्वाचन आयोग ही तो करेगा ना। तो आचार संहिता वगैरह जो लागू होता है चुनाव से पहले वो निर्वाचन आयोग ही करते हैं, बाकी चुनाव वगैरह भी निर्वाचन आयोग ही कराता है। ये भी सवाल पूछा गया फिर एग्जाम में। अगला देखिए, कहता है किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कह सकते हैं हम लोग, किस आधार पर कह सकते हैं लोकतंत्र जो है सर्वोत्तम शासन है। निर्णय लेने में देर होता ही है, लेकिन क्या कहा जाए, ये आंसर होगा नहीं। राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये अभी ना मेरे ख्याल से ना सही, ये सारा ऑप्शन ठीक लगता है और यही वाला गलत लगता है। क्या किया जाए, ऐसा ही देश का स्थिति बन गया है अभी, है ना। लेकिन भाई आंसर तो यही लगाना होगा, कहीं सर जनमत पर आधारित, यानी कि जनता का बात माना जाता है, जनता के अनुसार देश चलता है, ऐसा होता है क्या। लेकिन आंसर है क्योंकि यही लगाना है आपको, क्या किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली है। तीसरे चरण में तो नागरिक अधिकार, वयस्क मताधिकार, उत्तरदायित्व या फिर राजनीतिक मान्यता के साथ आर्थिक समानता। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, है ना। तो चलिएगा क्लास हो गया आप सभी का एंड, और कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा। पिछला क्लास वगैरह नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का ही लिंक मिल जाता है, या फिर यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन के रूप में शो हो रहा होगा सारा प्लेलिस्ट वगैरह, जिसको देखना है आप आराम से क्लिक करके देख लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।